आज के अपने इस वीडियो में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? सेट्स को पढ़ने वाले हैं। 11th क्लास के मैथमेटिक्स के चैप्टर 1 सेट्स को बड़े ही इंजॉय करते हुए हम लोग बहुत मज़े के साथ पढ़ने की कोशिश करेंगे और बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार, बहुत ही ज़्यादा आसान और इंटरेस्टिंग टॉपिक आपके लिए है ये। अगर हम पहले चैप्टर की बात करें मैथमेटिक्स में, तो पहला चैप्टर जनरली आपने देखा होगा कि 9th क्लास में भी, 10th क्लास में भी, 11th क्लास में भी और 12th क्लास में भी, हर एक क्लास में आप देखेंगे कि ज़्यादातर जो पहले चैप्टर्स होते हैं वो थोड़े थियोरिटिकल टाइप होते हैं। मतलब जैसे नंबर सिस्टम, रियल नंबर, अब आ गया सेट, अगली बार आ जाएगा रिलेशन एंड फंक्शन 12th क्लास में। तो इसका मतलब है कि आपको ये जो चैप्टर है, पहला चैप्टर, इसको बड़ा इजी और कॉम वे में एंजॉय करना है। बड़ा मज़ेदार भी है। शुरू में बहुत आसान लगेगा, लेकिन थोड़ा थोड़ा बाद में जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो चीज़ें थोड़ा सा एलेबोरेटिव और अच्छी होने लगेंगी। ठीक है, तो अगर मैं आपको शुरुआत में कहूँ तो बहुत ज़्यादा बड़ी बात है नहीं, बहुत आसान है, उसको आसान वे में ही समझिए। सेट्स मतलब ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डेटा, यानी अगर मैं इसकी डेफिनेशन लिखूं तो डेफिनेशन कहती है ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डेटा इज़ नॉन एज सेट। वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डेटा इज़ नॉन एज सेट, यानी कहने का मतलब है कि अगर आपने किसी एक डेटा को वेल डिफाइंड मैनर में कलेक्ट करके एक जगह कलेक्ट करके अरेंज करके रख दिया तो वो एक सेट कहलाएगा। और सेट का एक सिंबल होता है। मैथमेटिक्स में आप जानते हैं चीज़ें ज़्यादातर सिंबॉलिक फॉर्म में चलती हैं। अगर आपको सिंबल्स पता हैं तो आप बड़ी आसानी से मैथमेटिक्स को समझ लेते हैं। तो उसी तरह सेट का भी एक सिंबल होता है, और वो सिंबल क्या है? सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए जो सिंबल यूज़ किया जाता है वो एक कर्ली ब्रैकेट जैसा होता है। मतलब इस तरह से, अगर एक कर्ली ब्रैकेट की तरह से हमने कोई भी एक ब्रैकेट बना दिया और इसके अंदर डेटा को लिख दिया, अरेंज कर दिया, मतलब एक कॉमा लगा करके हमने उस डेटा को इस सेट के अंदर यानी कि इस कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिख दिया, तो वो कहलाएगा आपका क्या? सेट। ओके, तो सिंबल आपको समझ में आ गया। रिप्रेजेंट करने के लिए क्या तरीका होता है? हम लोग किसी भी एक सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए इंग्लिश के एक कैपिटल अल्फ़ाबेट का यूज़ करते हैं। यानी अगर मैं जैसे ऐसे लिखा a इज़ इक्वल टू और फिर यहाँ पे मैंने एक डेटा लिख दिया, ठीक है ना, a इज़ इक्वल टू, एक कर्ली ब्रैकेट लगाया और उस कर्ली ब्रैकेट के अंदर मैंने एक डेटा लिख दिया। जैसे सपोज करिए कि मैंने लिख दिया a, e, i, o, u। तो ये चीज़ क्या रिप्रेजेंट कर रही है? ये चीज़ रिप्रेजेंट कर रही है कि मैंने एक सेट लिया है, एक डेटा को कलेक्ट करके एक जगह पर अरेंज करके लिख दिया, और वो डेटा क्या है? वो है वॉवेल्स के, यानी कि सेट ऑफ वॉवेल्स। एक तरीके से जो वॉवेल्स होते हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स में, जो वॉवेल्स होते हैं, मैंने उन वॉवेल्स को एक साथ कलेक्ट करके लिख दिया। तो वॉवेल्स वेल डिफाइंड है, सभी लोगों के लिए वेल डिफाइंड है। यानी कि जो सेट होगा वो एक वेल डिफाइंड मैनर में बात करेगा। कहने का मतलब ये हुआ कि कोई भी चीज़ ऐसी नहीं होगी जो कि किसी के लिए डिफाइंड और किसी के लिए डिफाइंड ना हो। मतलब एक वेल डिफाइंड चीज़ होनी चाहिए। तो वॉवेल्स सभी के लिए वेल डिफाइंड है। अगर किसी भी स्टूडेंट से, किसी भी बंदे से आप पूछोगे भाई वॉवेल्स कौन कौन से होते हैं, तो वो यही बताएगा a, e, i, o, u। हर व्यक्ति एक ही जवाब देगा। इसका मतलब ये एक वेल डिफाइंड बात हो गई। क्लियर? तो एक वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डेटा इज नोन एज सेट। और सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए अक्सर हम लोग किसका यूज़ करेंगे? कैपिटल लेटर का यूज़ करेंगे, या कह लीजिए कि कैपिटल अल्फ़ाबेट का यूज़ करेंगे। ठीक, अब कैपिटल अल्फ़ाबेट से हम लोग सेट को रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं, और ये जो सिंबल है ये सेट का सिंबल है। अब इस सेट को रिप्रेजेंट करने के दो तरीके होते हैं, ठीक है ना। यानी कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स पर अगर हम लोग आ जाएं तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स के दो तरीके होते हैं। और वो कौन कौन से दो तरीके होते हैं? रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, तो रिप्रेजेंट ऑफ सेट दो टाइप से। कौन कौन सा? सेट बिल्डर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म। पहला एक मैं लिख देता हूँ, सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है ना, सेट बिल्डर फॉर्म। और दूसरा होता है आपका रोस्टर फॉर्म। लेकिन अभी मुझे लगता है कि आपको कुछ एग्जांपल्स देकर मुझे समझाना होगा कि आखिर सेट किसे कहते हैं। जैसे मैंने आपसे कहा ना कि वेल डिफाइंड कलेक्शन होना चाहिए। अब वेल डिफाइंड कलेक्शन का मतलब होता है कि वो चीज़ डिफाइंड होनी चाहिए। अगर मैं आपसे बोलूं कि द सेट ऑफ स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th, तो किसी भी क्लास 11th में, किसी स्कूल की किसी क्लास 11th में जो बच्चे होंगे वो वेल डिफाइंड होंगे। उनको लिस्ट किया जा सकता है, उनको आसानी से लिखा जा सकता है। वो वेल डिफाइंड लोग हैं, उनके नाम, उनके बारे में सब कुछ जानकारी है। इसलिए उन बच्चों के नाम को अगर हम लिस्ट करके एक साथ लिख दें तो वो बन जाएगा एक सेट, जिसको कहा जाएगा सेट ऑफ स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th। वैसे अगर मैंने बोल दिया सेट ऑफ नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर वेल डिफाइंड है।
एक डिफाइंड बात है कि नेचुरल नंबर क्या होते हैं, 1 से लेकर इनफाइनाइट तक होते हैं। इसका मतलब है कि नेचुरल नंबर को अगर हम लोग एक साथ लिस्ट करके लिख दें तो वो एक साथ लिस्ट करके लिखने पर जो नंबर बन के आएंगे, जो सेट बन के आएगा, वो भी एक वेल डिफाइंड सेट होगा। तो यानी सेट में चीज़ें वही लिखी जा सकती हैं जो वेल डिफाइंड हो, लेकिन अब कौन सेट नहीं होगा। यानी सबसे पहली बात आपको ये पहचानना है कि किसको हम सेट की कैटेगरी में रखेंगे और किसको सेट की कैटेगरी में नहीं रखेंगे। तो पहली बात तो यह है कि वो चीज़ें जिनको हम डिफाइन कर सकते हो वो सेट हो जाएंगी, वो सेट्स में अरेंज करके लिखी जा सकती हैं, और जिन चीज़ों को डिफाइन नहीं किया जा सकता वो सेट में नहीं लिखी जा सकती। जैसे सपोज करिए मैंने आपसे कहा द सेट ऑफ 10 बेस्ट बैट्समैन ऑफ इंडिया, इंडिया के 10 बेस्ट बैट्समैन के नाम क्या एक सेट बनाएंगे? तो जवाब आएगा नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि एक वेल डिफाइंड बात नहीं है। हर एक व्यक्ति के लिए ये बात अलग अलग मायने रखती है। किसी के लिए कोई बेस्ट बैट्समैन है, किसी के लिए कोई बेस्ट बैट्समैन है। मतलब कोई धोनी को बेस्ट मानता है तो कोई सचिन को बेस्ट मानता है, कोई धोनी को बेस्ट नहीं मानता, कोई सचिन को बेस्ट नहीं मानता। सपोज करिए इस तरह से। तो कहने का मतलब है कि अब अगर आपसे मैंने कह दिया कि भाई 10 बेस्ट बैट्समैन ऑफ इंडिया के एक सेट बनेगा कि नहीं बनेगा, तो हम कहेंगे नहीं, चूंकि ये चीज़ वेल डिफाइंड नहीं है। हर एक व्यक्ति के लिए इस डेटा का जो कलेक्शन होगा वो अलग अलग होगा। पता लगा मैंने किन्हीं 10 अलग लोगों की लिस्ट बनाई, आपने किन्हीं 10 अलग लोगों की लिस्ट बनाई, किसी और ने किसी और 10 अलग लोगों की लिस्ट बनाई। इसका मतलब है कि अब ये वेल डिफाइंड बात नहीं है, इसलिए इसको सेट की कैटेगरी में नहीं रखेंगे। या मैंने बोल दिया 10 बेस्ट राइटर ऑफ इंडिया, इंडिया के 10 बेस्ट राइटर, मतलब वो लोग जो सबसे अच्छा लिखते हैं इंडिया के अंदर। अब मैंने कहा भाई मेरे लिए बेस्ट राइटर ये हैं, आपके लिए बेस्ट राइटर ये हैं। हो सकता है कोई दूसरा व्यक्ति, तीसरा कोई व्यक्ति आए, वो बोलेगा नहीं मैं तो नहीं मानता इनको बेस्ट राइटर, मेरे हिसाब से बेस्ट राइटर ये है। तो इसका मतलब अगर मैंने आपसे बोला कि 10 बेस्ट राइटर या 2 बेस्ट राइटर ऑफ इंडिया, तो ये एक सेट का फॉर्मेशन नहीं करेगा। मतलब हर वो चीज़ जिसको हम डिफाइन ना कर सकें, या पर्सन टू पर्सन उनकी डेफिनेशन बदल जाती हो, या पर्सन टू पर्सन वो चीज़ें या उनका कलेक्शन, जब लोग कलेक्शन कर रहे होते हैं तो उस कलेक्शन में बदलाव हो जाए, एक व्यक्ति कुछ और कलेक्शन दे, दूसरा व्यक्ति कुछ और कलेक्शन दे, तो समझ जाइए कि वो सेट नहीं है। तो सबसे पहली बात आपको, मुझे उम्मीद है कि ये बात समझ में आ गई होगी कि सेट कैसे पहचानेंगे कि कौन सेट है और कौन सेट नहीं है। मान लो मैंने कह दिया सेट ऑफ इवन नंबर, तो इवन नंबर डिफाइंड है वो सभी नंबर जिनको कि 2 से डिवाइड किया जा सकता हो, वो सभी नंबर इवन होते हैं। इसका मतलब है कि ये नंबर डिफाइंड हैं और हर एक व्यक्ति के लिए एक ही जैसा कलेक्शन बनेगा। सब लोग यही कहेंगे कि सेट ऑफ इवन नंबर में कौन कौन आएंगे, तो बोलेंगे 2 आएगा, 4 आएगा, 6 आएगा, 8 आएगा, 10 आएगा, और ऐसे करके एंड सो ऑन बहुत से आएंगे नंबर। तो इसका मतलब है कि एक ऐसा सेट जो हर एक व्यक्ति के लिए एक जैसा हो, बिल्कुल एक वेल डिफाइंड मैनर में लिखा गया हो, उसको हम लोग सेट की कैटेगरी में रखेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये बात पहचान में आ गई होगी कि सेट को और कैसे पहचानेंगे कि ये सेट है या नहीं है। अब आप जैसे ही एक्सरसाइज में पहुंचेंगे तो आपको पहला ही क्वेश्चन यही मिलेगा कि बस आपको खाली पहचान कर बताना है कि ये सेट है या नहीं है। चलिए जब एक्सरसाइज पाएंगे तो और प्रैक्टिस करेंगे। अब आगे बढ़े तो अगला टर्म आता है कि हम सेट को रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं, यानी सेट का जो रिप्रेजेंटेशन होगा वो कैसे किया जा सकता है। तो सेट को हम 2 फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब रिप्रेजेंट करने की जो 2 फॉर्म हैं, इन 2 फॉर्म से पहले हमें कुछ और सिंबल जान लेने चाहिए। मुझे उम्मीद है कि आपको इस बात समझ में आ गई, तो सिंबल को जानना आपको और आसान लगेगा। चलिए मैं आपको कुछ सिंबल्स पहले सेट्स के बता देता हूँ और फिर उसके बाद सेट्स का रिप्रेजेंटेशन देखेंगे कि कैसे किया जा सकता है। ठीक, जैसे देखिए ये जो सिंबल होगा, अगर आपने कभी भी सेट में ये सिंबल देखा तो इस सिंबल को हम लोग पढ़ेंगे क्या, सच दैट। अगर आपने ये सिंबल देखा तो इस सिंबल को हम लोग पढ़ेंगे बिलोंग्स टू। ठीक है ना, बिलोंग्स टू। अगर सेट में आपने कभी भी ये सिंबल देखा, ठीक है ना, इस सिंबल को यानी ये सिंबल देखा तो इसको पढ़ेंगे डज नॉट बिलोंग्स टू, डज नॉट बिलोंग्स टू। अभी आप आराम से समझिए, फिर मैं पूरा अच्छे से इलॉबरेट करके समझाता हूँ आपको। ठीक है ना, तो ये क्या हो जाएगा आपका डज नॉट बिलोंग्स टू। ठीक, अगर आपने कहीं भी सेट में ये सिंबल देखा, यानी कहने का मतलब है इस तरह का कोई सिंबल देखा, 5, तो इसको वैसे हम लोग पढ़ते क्या है, इंग्लिश में 5 पढ़ेंगे। और 5 मतलब क्या हो जाएगा आपका, ये नल सेट को रिप्रेजेंट करता है, मतलब एक ऐसा सेट जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट मौजूद नहीं होता। ठीक है ना, आपने अगर कहीं ये सिंबल देखा, ये मैं पहले एक बार सारे सिंबल बता दे रहा हूँ, अदरवाइज़ आगे चल के ये सब सिंबल आएंगे, इनके मीनिंग भी आएंगे। ये कहलाएगा आपका सबसेट। वैसे अभी तक ज़्यादातर आपको इसी की ज़रूरत पड़ जाएगी, मतलब अगर देखा जाए तो अभी इस सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए इन 3 सिंबल से काम चल जाएगा कि सच दैट का मतलब क्या होता है, बिलोंग्स का मतलब क्या होता है, डज नॉट बिलोंग्स का मतलब क्या होता है, ये आप पहले समझ लीजिए। तो सबसे पहली बात,
सच दैट मतलब ऐसा है कि, अब मान लो मुझे किसी चीज़ को एक्सप्लेन करना है, किसी को डिफाइन करना है, तो मैं उसके बारे में ऐसे बोलूँगा कि वो व्यक्ति ऐसा है कि, ठीक है ना। तो सच दैट का मीनिंग क्या होता है, ऐसा है कि। जैसे देखिए एग्जाम्पल से समझ में आएगा, मान लो दो तरीके के मैंने बताया आपको, दो तरीके का रिप्रेजेंटेशन होता है सेट को लिखने का। मैं कुछ बातें लिख रहा हूँ, मान लीजिए मैंने यहाँ पर लिखा सेट ऑफ वॉवेल्स, फिर मैंने यहाँ पर एक और सेट लिखा है ना, दूसरा सेट मैं लिख देता हूँ यहाँ पर सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर, सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर, ठीक। मैं एक सेट आपके लिए और ले लेता हूँ और मैंने लिख दिया मान लीजिए सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर, ठीक है ना, ऑड नेचुरल नंबर, या सेट ऑफ कोई और ले लेता हूँ, सेट ऑफ मंथ ऑफ ईयर, सेट ऑफ मंथ ऑफ ईयर। तो ये मैंने आपको 3 सेट बताए हैं। इन तीनों सेट को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कैसे बता सकते हैं। तो सेट ऑफ वॉवेल्स की जो रोस्टर फॉर्म होती है, पहली बात इतना समझ लीजिए कि सेट बिल्डर फॉर्म एक वर्ड फॉर्म है और रोस्टर फॉर्म एक आपकी सिंबॉलिक फॉर्म है, मतलब जिसमें आप कॉमा कॉमा लगा के हर एक एलिमेंट को अलग अलग सेट के अंदर लिख देते हैं। मतलब सेट के अंदर सारे एलिमेंट्स लिखे जाएंगे, लेकिन कॉमा 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 लगा के हर एक एलिमेंट को लिख देना है, ठीक है। अगर रोस्टर फॉर्म की बात, सेट बिल्डर फॉर्म की बात करें तो सेट बिल्डर फॉर्म में हमें वर्ड्स में वही चीज़ बतानी है, मतलब उसी चीज़ को वर्ड्स में लिखना है। जैसे ये भी एक तरीके की हम सेट बिल्डर फॉर्म कह सकते हैं, लेकिन सेट बिल्डर फॉर्म में इसी को लिखने का ऐसा भी तरीका होता है कि एक्स सच दैट, मान लीजिए मैंने इसको सेट ए मान लिया, तो मैं इसको सेट की फॉर्म में ऐसे लिखूंगा एक्स सच दैट एक्स। एक्स मतलब यानी जो वॉवेल्स है उसमें से किसी भी एलिमेंट को मैंने एक्स मान लिया, एक एलिमेंट्री एलिमेंट यानी कि एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट को मैंने एक्स मान लिया, किसी भी एलिमेंट को एक्सप्लेन करने के लिए मैंने उसको एक्स मान लिया। तो अगर उसको मैंने एक्स माना तो एक्स सच दैट एक्स इज ए वॉवेल, एक्स सच दैट एक्स इज ए वॉवेल, ठीक है ना। एक्स ऐसा है कि एक्स एक वॉवेल है, ठीक है ना, वॉवेल ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट, ठीक है ना। तो इंग्लिश के अल्फ़ाबेट का एक वॉवेल है, ठीक। ये आप ऐसे करके लिख देंगे तो यही क्या कहलाएगी आपकी सेट बिल्डर फॉर्म। लेकिन अगर इसी को मुझे किस में लिखना है, रोस्टर फॉर्म में, ठीक है ना, तो ये कौन सी हो गई एक तरीके से, ये हो गई आपकी सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है ना। उसी सेट को लिखने के लिए, इसी सेट को अगर मैं रोस्टर फॉर्म में लिखूँ तो ऐसे लिखूँगा ए कॉमा ई कॉमा आई कॉमा ओ कॉमा यू, सिंपल, एकदम आसान है। इसी तरह से मान लीजिए कि मैंने सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर को लिखना है, तो सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर को लिखने के लिए मैं लिखूंगा, मान लीजिए मैंने इसको सेट ए मान लिया, तो सेट ए अगर इसको मुझे किस में लिखना है, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, तो सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने के लिए मैं कहूँगा एक्स सच दैट एक्स, यानी x ऐसा है कि x एक इवन नेचुरल नंबर है, मतलब x सच दैट x इज इक्वल टू 2n। आप जानते होंगे कि किसी भी इवन नंबर को लिखने के लिए अगर हम लोग 2n लिख देते हैं या n की जगह पर आप कुछ भी वैल्यू रखिए उसमें 2 से मल्टीप्लाई करा दीजिए तो क्या बनेगा, इवन ही बनेगा हमेशा। तो x सच दैट x इज इक्वल टू 2n कॉमा, अब फिर लिखेंगे n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर का सेट क्या होता है, ये आपका n होता है। अभी मैं ये भी आपको बताऊंगा कि नेचुरल नंबर के सेट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं और होल नंबर के सेट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, इंटीजर के सेट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, रैशनल नंबर के सेट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, वो सब भी समझेंगे। अभी आप इतना समझ लीजिए कि कैपिटल N मतलब होता है सेट ऑफ नेचुरल नंबर। अब मुझे सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर बनाना था, तो सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर में तो बहुत सारे सेट एलिमेंट आएंगे ना भाई, 2 भी आएगा, 4 भी आएगा, 6 भी आएगा, 8 भी आएगा, 10 12 16 है ना, 16 18 20 22 24 ऐसे बहुत सारे नंबर आएंगे। तो उन सभी नंबर के लिए मैंने क्या किया, उसमें से कोई एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट को मान लिया कि मान लो वो आर्बिट्रेरी एलिमेंट x है। अगर वो आर्बिट्रेरी एलिमेंट x है तो उस x को कैसे रिप्रेजेंट करूंगा, तो मैं बोलूंगा कि सेट a बराबर x सच दैट x ऐसा है कि, मतलब आपने जो एलिमेंट उसमें से पिक किया है वो एलिमेंट ऐसा है कि वो 2n के इक्वल है।
2n के इक्वल है, और वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, मतलब ये जो स्मॉल n है इसकी वैल्यू नेचुरल नंबर को बिलोंग करती है। बिलोंग करना मतलब यानी आप n की जो भी वैल्यू पुट करेंगे वो एक नेचुरल नंबर पुट करेंगे, और नेचुरल नंबर कहाँ से शुरू होती हैं, 1 से शुरू होते हैं और कहाँ तक जाते हैं, इनफाइनाइट तक जाते हैं। इसलिए हम इसमें 1 से लेकर इनफाइनाइट तक के नंबर लिख सकते हैं, और इसलिए इस सेट के अंदर जो एलिमेंट्स आएंगे उनकी संख्या भी कितनी होगी, इनफाइनाइट होगी, यानी एक इनफाइनाइट सेट होगा। अभी जब टाइप ऑफ सेट में आएंगे तो ये भी जानेंगे। अगर इसी को ही मैं, ये कौन सी फॉर्म हो गई इसकी, सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। परेशान नहीं होना, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ये बहुत आसान है। शुरुआती दौर में चीज़ें लगती हैं, लेकिन जैसे जैसे आपको इसका थोड़ा थोड़ा आइडिया लगना स्टार्ट होगा कि यार अच्छा सेट एक नई चीज़ है, क्योंकि जब भी हम कोई नई चीज़ पढ़ते हैं तो थोड़ा सा शुरुआती दौर में उसके सिंबल्स को समझना, उसकी टेक्निकलिटी को समझना, उसके अलग अलग बेसिक्स को समझना थोड़ा सा मुश्किल पड़ता है, लेकिन बहुत ईजी हो जाएगा, ये कुछ ज़्यादा ही आसान है, ठीक है। चलिए अगर बात करते हैं ए की, तो ए बराबर, अब इसको हम लोग रोस्टर फॉर्म में अगर लिखना चाहते हैं तो जाहिर है पहला एलिमेंट कहाँ से आएगा, मैं n की वैल्यू फर्स्ट क्या रखूँगा, 1, तो n की वैल्यू 1 रखिए तो कितना आएगा 2, फिर कितना आएगा 4, n की वैल्यू 2 रखने पर 4, n की वैल्यू 3 रखने पर 6, n की वैल्यू 4 रखने पर 8, और n की वैल्यू 5 रखने पर 10, और ऐसे बनाते चले जाएंगे, और ये कहाँ तक जाएगा, इनफाइनाइट तक। तो ये अगर इसी सेट को मुझे सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है तो ये होगा, अगर रोस्टर फॉर्म में लिखना है तो ये चीज़ होगी। मुझे उम्मीद है इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब मैंने अगर कहा आपको सेट ऑफ मंथ ऑफ ईयर, तो सेट ऑफ मंथ ऑफ ईयर को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, x सच दैट x इज द मंथ ऑफ ईयर, बस ऐसे ही लिख देंगे डायरेक्ट उठा करके कि x सच दैट x इज द मंथ ऑफ ईयर। ये आपका क्या हो जाएगा, सेट बिल्डर फॉर्म हो जाएगा। मतलब सेट बिल्डर फॉर्म में हम लोग ना चीज़ों को वर्ड्स में बताते हैं, लेकिन अगर मुझे इसी सेट को किस में लिखना पड़ जाए, रोस्टर फॉर्म में लिखना पड़ जाए, तो मैं इसी सेट को रोस्टर फॉर्म में कैसे लिख पाऊंगा, ऐसे लिखूंगा, जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। ओके, तो कहने का मतलब यह है कि इस सेट के अंदर 12 एलिमेंट आए हैं, चूंकि एक फाइनाइट सेट है इसलिए इसको हम लोग ऐसे डॉट 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 एंड सो ऑन करके नहीं छोड़ सकते। ये सेट बता रहा था कि अभी इसमें एलिमेंट बहुत आगे तक जाएंगे, और कहाँ तक जाएंगे, इनफाइनाइट तक जाएंगे, इसलिए उन सबको लिख पाना पॉसिबल नहीं है, तो आपने एंड सो ऑन करके लिख दिया। लेकिन अब इसकी अगर बात करूँ तो ये एक फाइनाइट सेट है, क्योंकि एक साल में 12 ही महीने होते हैं, उन 12 के 12 महीनों को हम अगर चाहें तो उनको लिस्ट किया जा सकता है बड़ी आसानी से। तो हमने सबसे पहले एक अल्फ़ाबेट ए लिखा, ये सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, हम ऐसा कह रहे हैं इसको सेट ए बराबर, और फिर एक सेट का सिंबल लगा है कर्ली ब्रैकेट जैसा, और उसमें हमने लिख दिया जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये हुआ कि आप किसी भी सेट को दो तरीके से लिख सकते हैं, एक होता है सेट बिल्डर फॉर्म, एक होता है रोस्टर फॉर्म। चलिए कुछ और एग्जांपल्स लेकर के इसकी प्रैक्टिस करने की कोशिश करते हैं, समझते हैं मतलब कि कैसे लिखा जा सकता है, ठीक। क्योंकि अगर इतनी बात समझ में आ गई है तो आप आसानी से रोस्टर फॉर्म को सेट बिल्डर फॉर्म में और सेट बिल्डर फॉर्म को रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना सीख जाएंगे। और बिलोंग्स का मतलब, डज नॉट बिलोंग्स का मतलब, ये सब भी आपको समझ में आ गया होगा। उससे पहले आप कुछ सेट, स्पेशल सेट के सिंबल्स सीख लीजिए, ठीक है ना। देखिए, सिंबल्स फॉर स्पेशल सेट्स, ठीक है ना, सिंबल फॉर स्पेशल सेट्स। कुछ स्पेशल सेट्स होते हैं, उनके सिंबल्स हम लोग जान लेते हैं। सबसे पहली बात मैं लिख देता हूँ n। अगर कहीं भी आपने कैपिटल N लिखा देखा तो कैपिटल N का मतलब होगा सेट ऑफ नेचुरल नंबर। समझ पा रहे हैं ना, घबराइए नहीं, बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाएंगे एक एक चीज़, मुझे पूरी उम्मीद है, परेशान होगी उतनी। तो n मतलब सेट ऑफ नेचुरल नंबर। अगर कहीं पर लिखा है w तो w मतलब सेट ऑफ होल नंबर, सेट ऑफ होल नंबर। फिर अगर कहीं लिखा है आपका z तो z मतलब सेट ऑफ इंटीजर, इंटीजर। ये सिंबल है, इनमें कुछ नहीं है, याद ही रखना है कि z किसके लिए ले आता है, इंटीजर के लिए। अगर कहीं लिखा है z प्लस तो इसका मतलब सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर, सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर, ओके। अगर कहीं लिखा है z माइनस तो z माइनस मतलब होता है सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर, सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर, क्लियर। अगर कहीं पर लिखा है q तो q मतलब होता है सेट ऑफ रैशनल नंबर, सेट ऑफ रेशनल नंबर, ओके, सेट ऑफ रेशनल नंबर। ये सब तो आपने 9th-10th क्लास में पढ़ा होगा ना कि इंटीजर किसे कहते हैं, पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर, रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर, फ्रैक्शन, ये सब, ठीक है ना। तो अगर कहीं लिखा है क्यू पॉजिटिव यानी क्यू के ऊपर ऐसे प्लस लगा है तो सेट ऑफ पॉजिटिव रेशनल नंबर, सेट ऑफ पॉजिटिव रेशनल नंबर, ओके, पॉजिटिव रेशनल नंबर। अगर कहीं लिखा है क्यू माइनस तो इसका मतलब
सेट ऑफ नेगेटिव रेशनल नंबर, नेगेटिव रेशनल नंबर। क्लियर? तो अब क्यू के बाद आपके पास बचा आर। आर मतलब होता है सेट ऑफ रियल नंबर, सेट ऑफ रियल नंबर। और अगर सेट ऑफ रियल नंबर के ऊपर आपने प्लस लगा दिया, मतलब कि अगर कहीं लिखा है आर पॉजिटिव, तो इसको कहेंगे हम लोग सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर, सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर। ठीक, एकदम आसान है। आर माइनस कहीं लिखा है तो सेट ऑफ नेगेटिव रियल नंबर। ठीक है ना? आप जानते ही होंगे कि रियल नंबर पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं, रेशनल नंबर भी पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं। तो ये स्पेशल सिंबल्स हैं, इनको याद रखना है। मतलब जैसे सपोज करो कहीं मैंने लिख दिया x बिलोंग्स टू z, तो इसका मतलब है कि x जो है वो इंटीजर है, x पक्का इंटीजर है। ठीक है ना? अब ये x फ्रैक्शन नहीं हो सकता, रेशनल नंबर, यानी कि हालांकि हर एक इंटीजर इज रेशनल नंबर, मतलब फ्रैक्शन नहीं हो सकता। तो जैसे क्या होगा इसका वैल्यू, हम कहेंगे 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, -1 हो सकती है, -2 हो सकती है, -3 हो सकती है। क्यों? क्योंकि केवल अभी z लिखा है, तो z है तो स्पेसिफाई नहीं किया है कि वो पॉजिटिव इंटीजर है या नेगेटिव इंटीजर है, लेकिन हाँ इंटीजर है। अभी बस इतना कंफर्म हुआ कि x बिलोंग्स टू z, मतलब कि x एक इंटीजर है। अगर कहीं लिखा है x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर n, कैपिटल N, तो इसका मतलब है कि x एक नेचुरल नंबर है, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अगर कहीं लिखा है x बिलोंग्स टू r, इसका मतलब x एक रियल नंबर है। ये जो सिंबल है ये किस चीज़ का है? ये बिलोंग्स टू का सिंबल है, यानी x एक रियल नंबर को बिलोंग करता है। अगर कहीं लिखा है x बिलोंग्स टू r प्लस, इसका मतलब x जो है वो पॉजिटिव रियल नंबर को बिलोंग करता है, पॉजिटिव रियल नंबर को। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये सिंबल्स समझ में आ गए होंगे। इन सिंबल का यूज़ करेंगे हम लोग अभी क्या करने के लिए? सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए, कि आखिर सेट को रिप्रेजेंट कैसे किया जा सकता है। ठीक, चलिए अगर इनको नोट डाउन करना है तो आप नोट डाउन कर लीजिए अपनी नोटबुक में और फिर आगे बढ़िए। ठीक है ना? देखिए, अब हम लोग जानना है कुछ ऐसे एग्जांपल्स जिनमें कि मैं आपको रोस्टर फॉर्म दूंगा तो उससे सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, और जब मैं सेट बिल्डर फॉर्म दूंगा तो उसको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। आप समझ लीजिए क्वेश्चन पक्का आना ही आना होता है, फर्स्ट यूटी हो या आपका हाफ ईयरली हो या आपका फाइनल एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम्स हो जिसमें सेट आ रहा है उसमें ये क्वेश्चन आता है कि एक सेट आपको दिया गया होगा तो रोस्टर फॉर्म में कहा गया होगा इसको कन्वर्ट करिए सेट बिल्डर फॉर्म में, एक सेट दिया गया होगा आपको सेट बिल्डर फॉर्म में, उसको कहा गया होगा कि इसको कन्वर्ट करिए रोस्टर फॉर्म में। ठीक है? तो चलिए बड़े मज़े के साथ सीखते हैं। मान लीजिए कि मैंने आपको एक सेट दिया है, सेट आपको मैं दे रहा हूँ रोस्टर फॉर्म में दे रहा हूँ, आप इसको सेट बिल्डर फॉर्म में बदलिएगा। तो अगर मैंने आपको एक सेट दे दिया 1, 1, 4, 9, 16, 25 एंड डॉट 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 ऐसे। क्लियर? अब अगर आप थोड़े से भी समझदार हैं, आप थोड़ा सा भी दिमाग लगा रहे हैं, आप ध्यान से समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपको देखते ही आइडिया लग जाएगा, ओहो ये एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है, ये सेट है। और देखते ही आपको एक आइडिया लगा होगा कि सर ने ना कुछ नहीं किया, थोड़ी सी चालाकी कर दी, बस क्या लिखा? सभी नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर लिखने स्टार्ट किए। पहले नंबर पे लिखा 1 का स्क्वायर, दूसरे पे लिखा 2 का स्क्वायर, तीसरे पे लिखा 3 का स्क्वायर, 4th का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, ऐसे ही और आगे इनफाइनाइट एंड सो ऑन, मतलब इनफाइनाइट तक जा रहा है। ये कौन सी फॉर्म लिखी है अभी फिलहाल? रोस्टर फॉर्म। मुझे इसको बदलना है किसमें? सेट बिल्डर फॉर्म में। तो अब मैं इसको सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे बदलूंगा, बड़े ध्यान से समझिएगा। ठीक है ना? और चीज़ें अगर ज़रा सी भी दिक्कत करती हैं तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप कमेंट बुक में लिखिएगा और आपको मैं आपके कमेंट्स को पढ़कर फिर उसको अलग तरीके से बताने की कोशिश करूँगा। ये बहुत ज़्यादा आसान है, कोई मुश्किल बात नहीं। सेट A इज इक्वल टू, अब मुझे सेट लिखना होगा। मान लो मैंने इस सेट के अंदर से ना कितने एलिमेंट है? इनफाइनाइट एलिमेंट। अगर मैंने किसी भी एक एलिमेंट को पिक किया, किसी भी एक एलिमेंट को उसमें से उठाया, तो मैं उस एलिमेंट की डेफिनेशन कैसे दूं, सामने वाले को कैसे एक्सप्लेन करूं कि वो एलिमेंट क्या शो कर रहा है? तो मुझे ऐसे लिखना पड़ेगा कि मान लो मैंने इनमें से कोई एक एलिमेंट उठाया जो कि x है, x। अब उसने कहा x है, ठीक है x है, क्या है x? तो बोलेंगे x सच दैट x ऐसा है कि x इज द स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर, सिंपल। ये एक तरीका है। और इसी को ही मैं कैसे भी लिख सकता हूं? a इज इक्वल टू x सच दैट x ऐसा है कि x जो है वो n स्क्वायर के इक्वल है। x सच दैट x इज इक्वल टू n स्क्वायर।
x जो है वो n के स्क्वायर को रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे मान लीजिए मैंने कोई एक एलिमेंट रैंडमली उठा लिया 25, तो 25 जो है वो n के स्क्वायर को रिप्रेजेंट कर रहा है। और n क्या है फिर? n एक नेचुरल नंबर है, कौन? 5। अगर 25 लिया है तो उसके लिए n की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5। तो यहाँ पे लिखना होगा x सच दैट x इज इक्वल टू n स्क्वायर कॉमा n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। कॉमा लगा के आपने क्या लिख दिया कि n जो है वो नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा है। आप जरा दिमाग लगाइए, अगर आप इस सेट को इस फॉर्म में लिखना चाहें तो बड़ी आसानी से लिख सकते हैं, क्योंकि वो कहना चाह रहा है कि इस सेट के अंदर मौजूद जो भी एलिमेंट है वो n स्क्वायर के इक्वल है, और n की वैल्यू 1 2 3 4 5 6 कुछ भी रखते जाइएगा, आप आराम से आपको वो सेट मिलता चला जाएगा। तो देखिए कितनी आसानी से आपने इस सेट को रोस्टर फॉर्म से सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। अभी मैं फिर एक और एग्जांपल लेता हूँ। दूसरा एग्जांपल देखिए, एक आध से नहीं सीखेंगे, बहुत सारे एग्जांपल्स आप ले सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। मान लीजिए मैंने लिख दिया 1, फिर लिख दिया मैंने 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, ऐसे करके मैंने कोई एलिमेंट्स लिख दिए। और कहाँ तक लिख दिए? इनफाइनाइट तक। तो अब आप क्या लिखेंगे इसको? रोस्टर फॉर्म से सेट बिल्डर फॉर्म में बदलते समय हम कहेंगे x सच दैट x। अब आप खुद ही समझिए, दिमाग लगाइए, जरा जोर लगाइए कि क्या कहा जा रहा है, क्या कहना चाह रहा हूँ मैं। तो आपने देखा होगा यार, जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1 तो होता ही है। तो यहाँ भी आप क्या लिख सकते हैं? 1/1, और यहाँ है 1/2, 1/3, 1/4, 1/5। इसका मतलब ऊपर वाला जो नंबर है वो तो फिक्स्ड है, वो तो बदल नहीं रहा है, सिर्फ नीचे के जो नंबर हैं वो बदल रहे हैं। और जो नीचे के नंबर हैं वो चेंज होकर के क्या हैं? पहला क्या है? 1, दूसरा 2, तीसरा 3, 4, 5। ये क्या होते हैं? ये तो नेचुरल नंबर होते हैं। भाई वाह, मज़ा आ गया। तो x सच दैट x इज इक्वल टू कितना? 1/n, यानी x जो भी एलिमेंट है वो 1/n के इक्वल है, वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। कॉमा लगाकर क्या लिख देंगे? n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, यानी n की जो वैल्यू है वो किसको बिलोंग कर रही है? नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रही है। उम्मीद है बात समझ आ रही होगी। चलिए एक एग्जांपल और लेते हैं। मान लीजिए मैंने, अच्छा सेट का मतलब जरूरी नहीं है कि सिंबल हमेशा ए ही होगा। सेट का सिंबल कोई भी इंग्लिश अल्फ़ाबेट हो सकता है, ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है। तो मान लीजिए कि मैंने कोई एक सेट आपको दिया कुछ इस तरह से 1/2, 1/2, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, 6/7 एंड अच्छा बस यहीं तक ले देते हैं, आपकी बार ऐसे लेते हैं। फाइनाइट सेट, ये दोनों कैसे थे? इनफाइनाइट सेट थे, मतलब कहाँ तक जा रहे थे? इनफाइनाइट तक जा रहे थे। अभी जो सेट आपके पास है ये कैसा है? एक फाइनाइट सेट है। चलिए इसको लिखते हैं। तो इसको जब लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? x सच दैट x। ये तो लिखना ही लिखना है हर बार, x सच दैट x। अब x ऐसा है कि अब ढूंढो इसमें, सोचो क्या बन रहा है पैटर्न। जो पैटर्न बन रहा है उस पैटर्न को पकड़ने की कोशिश करो। और वो पैटर्न देख के मुझे लग रहा है यार, ऊपर अगर 1 है तो नीचे 2 है, ऊपर 2 है तो नीचे 3 है, ऊपर 3 है तो नीचे 4 है। मतलब ऊपर वाले से एक नंबर ज़्यादा लिखा हुआ है नीचे वाला नंबर, ऊपर वाले नंबर से एक ज़्यादा लिखा है नीचे वाला नंबर। और क्या ऊपर वाला भी चेंज हो रहा है? हाँ हो रहा है। पिछले वाले क्वेश्चन में ऊपर वाला फिक्स था, यानी न्यूमरेटर फिक्स था, डिनोमिनेटर फिक्स नहीं था। नीचे वाले में ऊपर वाला भी वेरिएबल है, नीचे वाला भी वेरिएबल है। इसका मतलब है कि ऊपर का नंबर को भी वेरिएबल की फॉर्म में लिखिए, यानी n/n+1। हमने पाया ऊपर जो नंबर लिखा है उस नंबर से एक बढ़ाकर लिख दिया जाए तो आपको नीचे वाला नंबर मिल जाएगा। तो इसका मतलब है कि n/n+1, 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 n/n+1। लेकिन ये कहाँ तक जा रहा है? अब ये किसको बिलोंग कर रहा है? अगर आपने n की वैल्यू रखना स्टार्ट की तो कहाँ से रखना स्टार्ट करोगे? 1 से रखना स्टार्ट करोगे। तो n को जब मैं 1 रखूंगा तो ये आ जाएगा पहला वाला सिंबल 1/1+1, मतलब 1/2। अगर n को 2 रखूंगा तो आ जाएगा 2/3। n को 3 रखूंगा तो 3/4। इसका मतलब कहाँ से स्टार्टिंग हुई है? नेचुरल नंबर से स्टार्टिंग हुई है। तो n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। लेकिन अब अगर मैंने कह दिया n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तो ये नेचुरल नंबर तो कहाँ तक जाएंगे? इनफाइनाइट तक। लेकिन मेरा सेट तो कहाँ पे रुक गया? 6/7 पर। तो इतना दूर तो लेके जाना नहीं है, तो बस कहाँ लिख देना? n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर लेस देन और इक्वल टू 6। लेस देन और इक्वल टू 6 का मतलब ये हुआ कि ये जो n की वैल्यू है ना, वो जो भी है वो पक्का नेचुरल नंबर से उठाकर रखी जाएगी, यानी एक नेचुरल नंबर ली जाएगी और उस नेचुरल नंबर को लिखने के बाद उसकी वैल्यू कहाँ तक लेनी है? बस सिर्फ 6 तक लेनी है, मतलब 6 से बड़ा कोई भी नेचुरल नंबर नहीं लेना है। मुझे उम्मीद है बात समझ में आ रही होगी। तो अगर सेट
n की वैल्यू की बात करूंगा तो इस सेट में 6 से छोटी या 6 के इक्वल तक ले सकते हैं। अब किसी बच्चे ने कहा सर अगर मान लीजिए मैं यहाँ 6 ना लिखकर 7 लिख दूं, हाँ लिखोगे लेकिन फिर 7 से कम लिखोगे केवल, फिर इक्वल टू का साइन नहीं लगाएंगे, क्योंकि अगर आपने n लेस देन 7 लिख दिया इसका मतलब भी यही है कि 7 से छोटे नेचुरल नंबर, और 7 से छोटे नेचुरल नंबर कहाँ तक जाते हैं, 6 तक जाते हैं। तो आपको इस मतलब सेट को रोस्टर फॉर्म से सेट बिल्डर फॉर्म में बदलना था, तो कुछ ऐसे बदला गया। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये बड़ा आसानी समझ में आ रहा होगा, सिंपल चीज़ें समझ में आ रही होगी। अब एक जो मैंने आपसे बिलोंग्स बताया, अगर मैं आपसे कहने लगूँ, बताओ मैं आपसे कहने लगूँ 37 बिलोंग्स टू ए, इस सेट के हिसाब से वापस आइए, एक सिंबल को पहचानना चाहते हैं कि बिलोंग्स या डज नॉट बिलोंग्स कहाँ कैसे यूज़ करेंगे। अगर मैंने आपसे पूछा कि सेट ए में, मैं पूछना चाह रहा हूँ 37 बिलोंग्स टू सेट ए, इस वाले सेट में, तो हम कहेंगे 37, नहीं, ये तो परफेक्ट स्क्वायर का सेट बना हुआ है, इसका मतलब 37 इसमें बिलोंग नहीं करेगा। यानी अगर मैंने आपसे पूछा कि बताओ 37 बिलोंग्स टू ए राइट है या रॉन्ग है, तो आप ऐसे लिखेंगे 37 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। और अगर उसने ट्रू फॉल्स पूछा आपसे कि 37 बिलोंग्स टू ए, बताओ ट्रू है या फॉल्स है, तो इस सेट के हिसाब से फॉल्स है, ठीक है ना, फॉल्स। बात समझ में आ रही ना। अगर मैं आपसे कहने लगूँ इस सेट में, बताओ इस सेट में 1/15 बिलोंग करता है कि नहीं करता, इस सेट में, तो बोलेंगे 1/15। अच्छा चलिए चेक करते हैं 1/15 इस सेट में बिलोंग करता है कि नहीं करता है। बिल्कुल भाई, कहाँ तक जा रहा है, इनफाइनाइट तक जा रहा है, और इनफाइनाइट के बीच में पहले कहीं ना कहीं 15 तो आना ही आना है, तो इसी बीच में कहीं ना कहीं आगे जाकर के एक टर्म आएगा 1/15, इसका मतलब 1/15 इसको बिलोंग करता है। 1/15 बिलोंग्स टू ए, यानी इसमें मौजूद जो एलिमेंट्स हैं वो सेट ए को बिलोंग करते हैं। अगर मैंने आपसे यहाँ पूछ लिया कि भाई बताओ 7/8 इसको बिलोंग करता है कि नहीं करता है, बोलेंगे नहीं सर 7/8 कहाँ है उसमें, तो आप बोलेंगे 7/8 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। तो पहली एक्सरसाइज बिल्कुल इसी के बेस पर है। यानी आज के कॉन्सेप्ट में अगर देखा जाए तो हमने सबसे पहली बात जानने की कोशिश की कि आखिर सेट्स क्या होता है और सेट की डेफिनेशन क्या है, कैसे पहचानते हैं कि एक सेट है या नहीं है। तो सेट को पहचानना सीखा, सेट के सिंबल को जाना, सेट के लिए क्या अल्फ़ाबेट्स यूज़ किए जाते हैं वो जाना, कुछ स्पेशल टाइप के सेट्स के लिए क्या सिंबल यूज़ किए जा सकते हैं वो जाना, और साथ ही साथ सेट के रिप्रेजेंटेशन का एक तरीका जाना कि आखिर सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या तरीका अप्लाई किया जाता है। तो सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए दो तरीके अप्लाई किए जाते हैं, एक सेट बिल्डर फॉर्म और एक रोस्टर फॉर्म। मुझे उम्मीद है कि आपको रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म ईजिली समझ में आ गई होगी। अभी बहुत से एग्जाम्पल्स के साथ अगली वीडियो में मिलेंगे, एग्जाम्पल्स एंड एक्सरसाइज के साथ, तो उसमें आपको फिर से मिलेगा क्या, सेट बिल्डर फॉर्म की, मतलब सेट बिल्डर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म और उसके एग्जांपल्स, एक्सरसाइज। तो